नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब तक कोरोना वायरस स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले हम सभी को मालूम है कि चाइना जो है पूरे विश्व में अपनी पावर को बहुत अलग अलग तरीकों से फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसको बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, राइट। इसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इसमें था वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे हम सभी परिचित हैं किस तरीके से चाइना इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, राइट। यहां पर हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि किस प्रकार चाइना ने जो कि अफ्रीका के ऊपर बहुत ही महंगी यहां पे शर्त रखी थी, वो चाइना अब जो है उसमें विफल होता दिखाई दे रहा है, उसमें असफल होता दिखाई दे रहा है, राइट। चाइना ने बहुत सारा निवेश, बहुत सारा कर्जा जो है वो अफ्रीकन देशों को दे रखा था, लेकिन यहां पर कहानी बदल गई है क्योंकि अब जो है कोरोना वायरस पिक्चर में आ चुका है। इस वीडियो को मैंने दो भागों में तोड़ा है। पहले भाग में बात की जाएगी कि चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पर हैं, जो चाइना ने निवेश किए हैं कहाँ कहाँ पे इसकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के बाद जो है वो किस प्रकार इन निवेशों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और कोरोना वायरस के चलते और उसके बाद किस तरीके से चाइना और अफ्रीका की जो रिलेशंस हैं वो सफ़र कर सकती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है, ये ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माय ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है, गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है। इसके ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें पिछले 10 साल के सभी पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कवर किया गया है। आप इसको वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान ले, थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। बेसिकली चाइना की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं अफ्रीका में, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये चाइना हर देश में ऐसा करने की कोशिश कर रहा था अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और उसकी एक डिप्लोमेसी है जिसको युआन डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है, राइट, जिसके तहत वो अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अपने कनेक्शंस को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि विशेषज्ञों ने इसकी जो रणनीति है इसको काफ़ी ज़्यादा आलोचना की, चाइना की रणनीति को। इसे कहा जाता है नियो कॉलोनियलिज्म, ठीक है। ये बेसिकली इट इज़ द टर्म यूज टू डिफाइन द इकोनॉमिक साबोटाज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज प्रोपिगेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज एंड लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो जो यहाँ पर देश विकसित नहीं है, अविकसित देश हैं, उनके ऊपर अपना एक तरीके से जो है आर्थिक वर्चस्व बनाने के लिए जो बड़े बड़े देश और जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, उस चीज़ को नियो कॉलोनियलिज्म का नाम दिया गया है। चाइना ने ये चीज़ की थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। चाइना प्लेसेस अ कंट्री अंडर अ विशियस साइकिल ऑफ डेट। यहाँ पे चाइना उनको कर्जा देता है अपनी ही करेंसी में, और फिर उनके फैसलों को भी मैनिपुलेट करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। हमारे सामने सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो BRI के तहत है वो है CPEC, सबसे बड़ा इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, जिसका जो प्रोजेक्ट है वो 46 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। अभी इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़कर बताई जा रही है 60 बिलियन के आसपास। इसके वजह से पाकिस्तान जो है वो लगभग एक पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा है। उसको लग रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कि हमने इतना उधार ले तो लिया, लेकिन हम इसको लौटाएंगे कैसे, राइट। खैर, बात हो रही है अफ्रीका की। तो अफ्रीका में जो इन्होंने निवेश किए इसके कुछ उदाहरण आपके सामने बताना चाहूँगा। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीकन पोर्ट्स, तो अफ्रीका के जो बंदरगाह में इन्होंने निवेश किए कई सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। कहीं में ये ऑपरेट कर रहा है, कहीं में ये फंड कर रहा है, कहीं में ये ऑपरेशन और फंडिंग दोनों ही कर रहा है, राइट। कई सारे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कई सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एनर्जी जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सोलर पावर है, यहाँ पर विंड पावर है, राइट। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, इन्होंने टेक्नोलॉजी के भी बहुत प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कि सस्ते में हम सामान जो है वो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, उसके बाद ब्रिक्स केबल, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। कई सारे देशों में चाइना यहाँ पर निवेश कर रहा है। अगर हम इस चीज़ को सम अप करना चाहें, चाइना का जो निवेश है वो कुल मिला के दो तरीकों में है। एक तो उसने जो है लोन दिया है, ठीक है, 152 बिलियन डॉलर्स का, और एक उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है अफ्रीका के अंदर विच इज़ 46 बिलियन डॉलर्स। इसको अगर आप सम कर लें तो बन जाता है 198 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन डॉलर का कहा जा रहा है कि चाइना की जो महंगी शर्त है अफ्रीका के ऊपर वो अब असफल हो सकती है। ये डेटा हमें कहाँ से मिला? देखिए, चाइना अक्सर ये डेटा पब्लिक नहीं करता। ये डेटा हमें मिला है चाइना अफ्रीका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि यूएसए में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, उसने रिलीज़ किया है कि चाइना ने 49 अफ्रीकन कंट्रीज़ को 152 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया हुआ था। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे चौंकाने वाली बात क्या है कि इसमें जो 30% का लोन है वो केवल एक देश को दिया हुआ था, जिसका नाम है अंगोला।
अंगोला को क्यों दिया हुआ था? बिकॉज अंगोला जो है वो ऑयल रिच कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारा तेल पाया जाता है, राइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है, बिकॉज आप सभी को मालूम है तेल के दाम भी गिरे हुए हैं राइट नाउ, बहुत ही ज़्यादा खराब हालत चल रही है तेल की। चाइना मेड इट्स फर्स्ट लोन टू गिनी इन 1960, ठीक है। यहाँ पर जो एफडीआई है, एफडीआई धीरे धीरे चाइना जो है उसको बढ़ा रहा है। 2003 में जब चाइना ने एफडीआई करनी शुरू की, तब एक साल में चाइना जो एफडीआई करता था $75 मिलियन की करता था, 75 मिलियन की, ठीक है। धीरे धीरे जो हर साल बढ़ती गई, अब 2018 में एक साल के अंदर अंदर उसने 5.4 बिलियन US की एफडीआई जो है वो की है। क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें अभी तक की सारी एफडीआई को अगर हम जोड़ लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो अभी तक $46 बिलियन की एफडीआई हो चुकी है, ठीक है। तो 152 प्लस 46 198, $200 बिलियन का चाइना का यहाँ पे निवेश लगभग हो चुका है। यहाँ पर इसी संदर्भ में अगर हम देखें यूएसए, तो यूएसए ने जो अपना निवेश है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 के बाद तो ये नेगेटिव में चला गया, मतलब कि यहाँ पर जो यूएसए ने निवेश किया हुआ था उसको यूएसए ने निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट या जो भी था नहीं था। लेकिन चाइना का निवेश यहाँ पर बढ़ता गया, राइट। चाइना ने ऐसा क्यों किया? चाइना ने ऐसा बेसिकली दो कारणों से किया, जो दो मेन कारण है। पहली चीज़ तो हम सभी को मालूम है, अफ्रीका में जो प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, ऑयल है, यहाँ पे मिनरल्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कहीं और नहीं मिलते, केवल अफ्रीका में मिलते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर चाइना जो है वो कैपिटलाइज करना चाहता था, ठीक है। और चाइना में जो ग्रोथ हो रही थी वो बहुत तेज़ी से हो रही थी, वहाँ पर जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। चाइना को लगा कि हमें अफ्रीका के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए, वहाँ से अपनी डिमांड को पूरा करना होगा। एट द सेम टाइम जो बाकी एमएनसीज हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। आपको दिखाया मैंने, यूएसए इंटरेस्टेड नहीं था, एमएनसीज भी अपने आप को यहाँ से निकालना शुरू कर दी थी। तो चाइना ने इस बेसिकली जैसे ही वहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, चाइना ने उस गैप में आके जगह बना ली, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की, जहां पर बात हो रही है कोरोना वायरस के केसेस की। ये थोड़ा सा पुराना एस्टीमेट है, मई 10 का है, 2 दिन पुराना एस्टीमेट है। यहाँ पे जो कंफर्म्ड केसेस थे वो 60,000 के आसपास थे। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, और जो मौतें थी वो 2200 के आसपास थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, हम सभी को मालूम है अफ्रीका जो है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर बहुत गरीबी है। एक या दो देशों को छोड़ दें तो मोर और लेस अफ्रीका में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि 1/3 ऑफ अफ्रीकन्स कैन नॉट इवन वॉश देयर हैंड्स रेगुलरली। उनके पास पानी भी नहीं है। 33% जो अफ्रीकन्स हैं वो पानी से हाथ नहीं धो सकते हैं। दे लैक एक्सेस टू क्लीन वाटर, ठीक है। एट द सेम टाइम उनके पास बेसिक एमिनिटीज़ तक अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर टू स्टोर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बाकी देशों में जहाँ पे लोग जो हैं वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हैं, सामान स्टोर कर सकते हैं, कोरोना वायरस के चलते पैनिक बाइंग कर सकते हैं, अफ्रीका के पास वो वाली यहाँ पर सुविधा भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम इनको जो केवल बेसिक चीज़ों से मतलब है, टेलीकॉम से मतलब है, ब्रॉडबैंड से मतलब है, सो दैट ये कम से कम बेसिक इनकम तो कमा पाए। तो इनकी ज़रूरतें जो है वो बदल चुकी हैं, इनको फिलहाल ये चाहिए, ठीक है। इसके लिए अफ्रीका को चाहिए डेट का रिलीफ, कि जो यहाँ पर कर्जा चाइना ने इनको दे रखा था, अफ्रीका चाहता है कि वो कर्जा यहाँ पे माफ़ कर दिया जाए, राइट। कर्जा 152 बिलियन डॉलर्स का है। As the novel pandemic keeps spreading, China's commercial activities in Africa has seriously been affected, ठीक है। तो जैसे जैसे ये महामारी बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली चाइना की जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी हद तक फिलहाल सस्पेंडेड है, अफेक्टेड है। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो अंगोला में की गई थी, राइट। और अंगोला में जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो चाइना के ऊपर उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि प्राइजेज ऑफ ऑयल हम सभी जानते हैं, हाल ही में प्राइस ऑफ ऑयल नेगेटिव चला गया था, राइट। तो यहाँ पर चाइना को काफ़ी भारी कॉस्ट इसके लिए देनी पड़ सकती है। केवल प्राइस ऑफ ऑयल ही नहीं, बहुत सारे मिनरल्स का जो प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बिकॉज पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो अभी नीचे जा रही है, करेक्ट। साथ ही में अब आ गई है पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर सिविल वॉर इन साउथ सूडान काफ़ी लंबे समय से चल रही है। लिबिया की क्राइसिस लगभग 10 साल पूरे होने को आए हैं, ठीक है। लिबियन क्राइसिस चल रही है, और यहाँ पर साउथ सूडान में भी क्राइसिस काफ़ी टाइम से चल रही है। 2-3 चीज़ें हो चुकी हैं, कोरोना वायरस, पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बाद यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे उनका दाम गिर चुका है, राइट। तो चाइना के ऊपर अभी संकट जो है वो बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर उनके जो इन्वेस्टमेंट थे वो उनको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। एट द सेम टाइम चाइना के खिलाफ जो आवाज़ें हैं वो तो बढ़ ही रही हैं, पूरे विश्व से जो आवाज़ें हैं वो तो बढ़ रही हैं, वो सेपरेट चीज़ है। लेकिन चाइना में जो रेसिज्म हुआ, भेदभाव हुआ अगेंस्ट द अफ्रीकन्स, उसको लेकर और तकलीफ हुई। ये न्यूज़ आई थी अर्ली अप्रैल में, जब ऐसी चीज़ें बाहर आ रही थी कि चाइना में ग्वांगजू का जो शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफ्रीकन्स रहते हैं, वहाँ पे चाइना ने इनके ऊपर जो है
कमिटमेंट कर दी है कि आपको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है या फिर क्वारंटीन करना है इन पर्टिकुलर होटल्स के अंदर। लैंडलॉर्ड्स ने उनको वहां से निकाल दिया है और काफ़ी सारे लोग जो है वो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम देखें, एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये था कि चाइना में एक मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट है जिसमें कहा था ब्लैक पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर। ये काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, राइट। तो इससे जो है चाइना और अफ्रीका के रिलेशंस और भी खराब हो रहे हैं क्योंकि अफ्रीकन्स को वहाँ पे सही तरीके से डिग्निटी से नहीं रखा जा रहा है। अब अल्टीमेटली बात करते हैं कि चाइना के पास यहाँ पे क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कि चाइना जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दे। मान लीजिए कोई एक ऐसा लोन था जो कि 2020 के अंत में अफ्रीका को लौटाना था, तो चाइना ये बोल दे कि जी आप 2020 की जगह 2022 में लौटा दीजिए। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। फॉर वन थिंग, वंस चाइना एक्सटेंडेड द क्रेडिट और मेड द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन माइंस, इट वाज एट द मर्सी ऑफ द रेसिपिएंट्स। लेकिन इसमें इशू ये है, ठीक है, अफ्रीका की जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं और पॉलिटिकल एलिट्स हैं, चाइना उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल को ये मना कर देते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, मान लीजिए कल को ये चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को नेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, इनका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं और कल को ये कर्जा चुकाने में जो है ये चूक जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, इन दैट केस चाइना यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, चाइना मान लीजिए डेट रिलीफ कर दे कि कर्जा जो है वो माफी कर दे, तो पहला तो हमने कहा कर्जे को एक्सटेंड कर दे, दूसरा है कर्जे को माफी कर दे। यहां पर चाइना के एक विशेषज्ञ का मानना है, हाइफिंग, इन्होंने कहा कि चाइना खुद एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, तो अगर चाइना की लो पर कैपिटा इनकम है, चाइना की पर कैपिटा इनकम कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और पिछले 30 सालों में चाइना की जो इकोनॉमी की हालत है वो आज सबसे ज़्यादा संगीन है। अगर चाइना आज डेट रिलीफ देती है तो ये चीज़ चाइना को बहुत ही भारी साबित हो सकती है चाइना के लिए। और हम सभी जानते हैं इसका जो BRI है वो ओवरऑल दुनिया में रिस्क पर है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि BRI इन्वेस्टमेंट्स हर जगह जो है वो रिस्क पर है क्योंकि काम नहीं चल पा रहा है, लेबर नहीं मिल रही है, इन सब चीज़ों की वजह से। सो इट इज़ डाउटफुल दैट बीजिंग विल हैव द रिसोर्सेज टू फंड द BRI इन द फ्यूचर। चाइना की इकोनॉमी श्रिंक कर चुकी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डेकेड्स। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर GDP फॉल्स 6.8% ईयर ऑन ईयर इन वेक ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो इसने जो है पूरी की पूरी कहानी ही बदल दी है। कुल मिला के अंत में यही कह सकते हैं कि चाइना के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, चाइना को कुछ सोचना होगा, एक प्रैग्मेटिक, एक प्रैक्टिकल एग्जिट स्ट्रैटेजी यहाँ पे निर्माण करनी होगी। अदरवाइज चाइना का $200 बिलियन यहाँ पे साफ साफ जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।